एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 11th की ज्योग्राफी का एक चैप्टर जिसका नाम है वायुमंडल में जल। तो आज हम इस चैप्टर के परिचय के बारे में जानेंगे, आर्द्रता के बारे में जानेंगे और वाष्पीकरण तथा संघनन के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से आप सभी आज के सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए और बता दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने साथ में पढ़ने वाले क्लास 11th के स्टूडेंट्स को कि ज्योग्राफी का एक और चैप्टर आ चुका है। सॉरी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अब। वायुमंडल में जल, परिचय, आर्द्रता, वाष्पीकरण तथा संघनन। देखते हैं क्या है इस चैप्टर का परिचय, कौन कौन सी नई बातें जो है हमें इस चैप्टर में सीखनी है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं परिचय के बारे में, और परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता क्या होती है और आर्द्रता के प्रकार, जैसे कि आर्द्रता के दो प्रकार बताए गए हैं, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता और आर्द्रता के दो प्रकारों के बाद हम जानेंगे संतृप्त हवा के बारे में और ओसांक के बारे में। उसके बाद ये अपना हो गया पहला पार्ट हो गया इस चैप्टर का। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम जानेंगे वाष्पीकरण तथा संघनन के बारे में। क्या होता है वाष्पीकरण, क्या होता है संघनन, और उसके बाद जानेंगे गुप्त ऊष्मा के बारे में, लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा के बारे में। और उसके बाद जानेंगे हम ऊर्ध्वपातन के बारे में। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, किस तरीके से इसकी प्रोसेस होती है, उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे संघनन केंद्रक को कि क्या होता है संघनन केंद्रक। तो आर्द्रता, आर्द्रता के दो प्रकार, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, और उसके बाद संतृप्त हवा और ओसांक, एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे वाष्पीकरण तथा संघनन के बारे में, और उसके पश्चात हम देखेंगे कि वाष्पीकरण और संघनन क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है और संघनन केंद्रक क्या होता है। उसके बाद हम आगे देखें तो ओस, ओस क्या होती है, किस तरीके से ओस बनती है, किस मौसम में बनती है, किस मौसम में और कब तुषार बनता है, और कोहरा एवं कुहासा किस मौसम में और किस प्रक्रिया के तहत बनता है। उसके बाद जानेंगे हम बादलों के बारे में। बादल क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से बादलों के द्वारा बरसात होती है, और बादलों के कुछ प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ, वर्षा मेघ और वर्षण। वर्षण एक अलग प्रक्रिया होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद देखें वर्षा के प्रकारों के बारे में जानेंगे। भाई बादल तो जान लिए, अब बादलों से जो वर्षा होती है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो वर्षा के प्रकार, पहला है अपना संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवातीय वर्षा, और चौथा है संसार में वर्षा का वितरण। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा और संसार में वर्षा का वितरण। चलिए, तो चलते हैं। अब परिचय अपन ने जान लिया, बेसिक इंफॉर्मेशन जान ली इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, कौन कौन सी नई बातें हमें भूगोल के बारे में जाननी है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुंदर अपन बातें सीखेंगे इसमें, क्योंकि भाई बारिश की बातें हैं, बादलों की बातें हैं, ओस की बातें हैं, कोहरे की बातें हैं। तो चलिए जानते हैं ये सारी घटनाएं किस मौसम में घटती हैं, किस प्रक्रिया के तहत ओस बनती है, ठीक है, किस प्रक्रिया के तहत कोहरा छाता है, तुषार बनता है, किस प्रक्रिया के तहत बादल बनते हैं और बारिश होती है। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे आर्द्रता के बारे में। क्या होती है आर्द्रता? तो हवा में जलवाष्प मौजूद होती है, सभी को पता है हवा में जलवाष्प मौजूद होती है, अन्य गैसों के साथ हवा में जलवाष्प की भी मौजूदगी होती है। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक, क्या बात कही गई है, वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है, और मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है जलवाष्प का। अब देखें, हम सभी जानते हैं
जल जो है, जल यानी कि पानी वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में, कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में उपस्थित होता है। वायुमंडल में ही तीनों अवस्थाओं में जल उपस्थित होता है। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस, यानी कि गैस, द्रव, ठोस, तीनों अवस्थाओं में जल वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता, जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। वायुमंडल में आर्द्रता किस तरीके से होती है? वायुमंडल में आर्द्रता यानी कि नमी किस वजह से होती है? जलाशयों से जो वाष्पीकरण होता है, तालाबों से या जहां भी जल उपस्थित होता है, जल जहां भी जिस भी जगह पर जल उपस्थित होता है, पानी उपस्थित होता है, तो उन जलाशयों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में आर्द्रता होती है। और पौधों में वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो इससे भी वायुमंडल में आर्द्रता का निर्माण होता है। तो अपन ने ये बात जान ली कि वायुमंडल में आर्द्रता कैसे होती है, वायुमंडल में नमी कैसे होती है। एक कारण होता है जलाशयों से वाष्पीकरण और दूसरा कारण होता है पौधों से वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। उसके बाद देखें, इस प्रकार वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच, वायुमंडल जो है महासागरों और महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता रहता है। इस प्रकार वायुमंडल में महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा होता रहता है। तो हमने ये बात भी सीख ली कि वायुमंडल में वाष्पीकरण का आदान प्रदान किस तरीके से होता रहता है। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें, हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। यहां से अपनी बहुत अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी कि हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। और मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। किसके आधार पर निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता में आर्द्रता को बांटा गया है, नमी को बांटा गया है? मात्रात्मक दृष्टि से। तो पहला क्या है भाई? निरपेक्ष आर्द्रता है। पहली बात करेंगे हम निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में वास्तविक रूप से कितनी मात्रा में जलवाष्प मौजूद है, क्योंकि आर्द्रता किसे कहते हैं? हवा में मौजूद यानी कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। अब निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। अब देखें, यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। कौन? आर्द्रता जो है हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन, यानी कि हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का कितना वजन है, उसे क्या कहेंगे हम? निरपेक्ष आर्द्रता कहेंगे। यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता को किस तरीके से मापा जाएगा कि हवा के प्रति इकाई आयतन में कितनी जलवाष्प मौजूद है, उसका वजन क्या है, एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर किस में मापा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता को किस में मापा जाता है? ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता को? ग्राम प्रति घन मीटर में जो है निरपेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, तो निरपेक्ष आर्द्रता के बारे में अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा? वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है, और यह हवा के प्रति इकाई आयतन में मौजूद जलवाष्प का वजन है, और इसे किस में मापा जाता है या किस में व्यक्त किया जाता है? भाई प्रति इकाई आयतन की बात हो रही है। आयतन यानी कि घन मीटर आ जाएगा, यानी कि ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में मापा जाता है। ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति घन मीटर में जो है इसे मापा जाएगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से जो है हम इसे व्यक्त कर सकते हैं।
क्लियर। अब देखें, हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता, भाई वायुमंडल में ही जलवाष्प मौजूद होती है, हम सभी जानते हैं, अभी तक अपन यही पढ़ते आ रहे हैं। तो हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरीके से किस पर निर्भर होती है? तापमान पर निर्भर होती है। हम सभी जानते हैं कि हवा में, वायुमंडल में जलवाष्प है, लेकिन वायुमंडल यानी कि हवा, वायुमंडल में मौजूद हवा किसको, जलवाष्प को किस तरीके से और कितना ग्रहण कर सकती है, वो किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर यानी कि तापमान पर निर्भर करता है। तो हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरीके से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर, निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। निरपेक्ष आर्द्रता जो है पृथ्वी की सतह पर, निरपेक्ष आर्द्रता की बात हो रही है, यानी कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा जो है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। और निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? तापमान का अलग अलग होना। क्योंकि पहली लाइन इस पॉइंट की हमने क्या पढ़ी कि हवा को जलवाष्प, हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरीके से जो है तापमान पर निर्भर करती है। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान होता है, इसीलिए अलग अलग जगह पर आर्द्रता जो है, निरपेक्ष आर्द्रता जो है पृथ्वी की सतह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी। अब देखें, दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में, क्या बात कही गई है? दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। अब बात आती है अपनी सापेक्ष आर्द्रता की। तो सापेक्ष आर्द्रता के बारे में क्या बताया गया है? दिए गए तापमान पर, जितना टेम्परेचर है, दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यानी कि सापेक्ष आर्द्रता को किसमें व्यक्त किया है? ने प्रतिशत में व्यक्त किया है। दिए गए तापमान पर, दिए गए तापमान पर ये बात हो जाएगी अपनी सापेक्ष आर्द्रता की। तो दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को जो है सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। तो ये सारी बातें हो गई अपनी किस किस की। आर्द्रता किसे कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता क्या है और सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है। अब चलते हैं अपन आगे। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही, हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। हवा का तापमान जैसे ही बदला तो उस हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता भी बदल जाती है। यानी कि हवा का तापमान अगर कम हुआ तो वातावरण में आर्द्रता ज्यादा रहेगी, यानी कि नमी ज्यादा रहेगी, तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित हो जाती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक होती है और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब जलाशय में पानी भरा होगा तो जलाशयों के पानी के वाष्पोत्सर्जन से जो है किसका निर्माण होता है भाई? आर्द्रता का निर्माण होता है, नमी का निर्माण होता है। तो इसी वजह से आर्द्रता जो है महासागरों के ऊपर सबसे अधिक होती है और महाद्वीपों के ऊपर जो है सबसे कम होती है आर्द्रता। अब देखें, एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को संतृप्त हवा कहा जाता है। अब संतृप्त हवा किसे कहेंगे? नई डेफिनेशन निकल के आती है यहां पे संतृप्त हवा की। संतृप्त हवा किसे कहते हैं? तो एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को, जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को, यानी कि हवा में अब और ज्यादा जलवाष्प जो है नहीं रह सकती। जितनी आवश्यकता थी उतनी पर्याप्त जलवाष्प जो है हवा में है, तो उस हवा को क्या कहा जाएगा? संतृप्त हवा। वो भी किस पर? एक निश्चित तापमान पर। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को क्या कहा जाएगा? संतृप्त हवा कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए ताप पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। अभी मैंने समझाया था इधर
कि जितने ताप पर माने कि एक निश्चित तापमान पर जल वाष्प से पूरी तरह पूरित हवा संतृप्त हवा कहलाती है। यानी कि अब और उसमें जल वाष्प रहने की गुंजाइश अब नहीं रहेगी कि यानी कि और ज्यादा जल वाष्प जो है हवा में रह पाए। तो इसका मतलब क्या है कि हवा इस स्थिति में दिए गए ताप पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में जो है सक्षम नहीं है। अब और ज्यादा आर्द्रता वातावरण में नहीं रह सकती। हवा के दिए गए प्रतिदर्श यानी कि सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ही उष्मांक कहते हैं। यहां से अपन को उष्मांक की भी डेफिनेशन मिल गई। तो उष्मांक की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? उष्मांक की डेफिनेशन अपनी ये निकल के आती है कि हवा के दिए गए प्रतिदर्श यानी कि हवा का जो सैंपल है उसमें जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ही क्या कहा जाता है? उष्मांक कहा जाता है। जिस तापमान पर संतृप्तता आ जाए, जिस तापमान पर संतृप्त यानी कि हवा पूरी तरीके से संतृप्त हो जाए, ठीक है, अब और अधिक आर्द्रता की गुंजाइश उसमें ना रहे, उतनी ही जितनी पर्याप्त आर्द्रता उस तापमान पर उसमें होनी चाहिए, तो उसे क्या कहा जाएगा? जिस तापमान पर संतृप्त हो जाए हवा यानी कि उससे ज्यादा संतृप्तता और नहीं हो सकती, तो उसी तापमान को, उसी बिंदु को क्या कहा जाएगा? उसे ही उष्मांक कहा जाएगा। तो उष्मांक की भी बात हो गई। ठीक है, अब देखें आगे वाष्पीकरण तथा संघनन। तो वाष्पीकरण क्या होता है? आर्द्रता के बारे में काफी सारी चीजें जान ली। आर्द्रता क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, संतृप्त हवा क्या होती है, ये सारी चीजें जान ली। अब जानते हैं वाष्पीकरण के बारे में। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण ही क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण तथा संघनन के बारे में बातें हो रही हैं। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है वो घटती और बढ़ती किस कारण से है? वाष्पीकरण और संघनन के कारण ही घटती है। ठीक है, तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण और संघनन के माध्यम से ही क्रमशः घटती बढ़ती है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी जानते हैं वाष्पीकरण कैसे होता है, या तो पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन हो तब वाष्पीकरण होगा, जलवाष्प का निर्माण होगा यानी कि आर्द्रता बनेगी, और जलाशयों के द्वारा वाष्पीकरण होता है यानी कि जलाशयों के द्वारा जब हो रहा है तो जल जो है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है, उसी से ही आर्द्रता हो रही है। तो वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। यहां से अपनी डेफिनेशन बन गई किस चीज की? वाष्पीकरण की डेफिनेशन यहां से अपनी बन गई। तो वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है? वाष्पीकरण का मुख्य कारण है ताप, टेम्परेचर। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा किसे कहा जाता है भाई? गुप्त ऊष्मा की भी परिभाषा निकल के आ रही है यहीं से। वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है? ताप, टेम्परेचर। तो जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर जल वाष्पीकृत शुरू होना होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा की परिभाषा क्या हो गई कि जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अब देखें, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। जिस तरीके से तापमान बढ़ता जाएगा तो हवा में जल को अवशोषित करने और धारण करने की भी क्षमता बढ़ती जाएगी। यानी कि तापमान जैसे बढ़ेगा पानी से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, जलाशयों से, महासागरों से द्रव जो है गैस के रूप में परिवर्तित होगा और हवा में जाके मिलेगा यानी कि वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होगी।
तो दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने और धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जल जो है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता जाएगा और इसे ही हम वाष्पीकरण के रूप में जानते हैं। तो ये बातें हो गई अपनी वाष्पीकरण के बारे में। अब देखें उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है यानी कि वातावरण में नमी कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। यदि आर्द्रता कम है तो हवा अगर वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता नहीं है तो यानी कि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने और धारण करने की क्षमता उसी प्रकार से होती है। उसके बाद देखें हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। हवा की गति क्या करती है? जो संतृप्त परत है यानी कि जहां और अधिक आर्द्रता नहीं हो सकती वहां पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता है यानी कि वायु संतृप्त है तो हवा की जो गति है संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। यानी कि अब वो परत जो है संतृप्त हो चुकी है, वायुमंडल की उस परत में अब और अधिक आर्द्रता नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब जो परतें असंतृप्त हैं यानी कि जहां पे अभी नमी की कमी है, पर्याप्त आर्द्रता नहीं है, तो हवा क्या करती है? उन संतृप्त परत को असंतृप्त परत से जो है हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। यानी कि जितनी तेज हवा चलेगी, जितनी गति से हवा चलेगी तो वो हवा संतृप्त परत को असंतृप्त परत से उतनी ही तेजी से हटा देगी। यानी कि इसका क्या मतलब होता है? हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना तीव्र होगा। संतृप्त परत हट जाएगी, हवा की गति तेज होने से असंतृप्त परत आएगी। असंतृप्त परत पर्याप्त वाष्पीकृत नहीं है, पर्याप्त आर्द्रता उसमें नहीं है, तो उन असंतृप्त परतों में जो है तेजी से वाष्पीकरण पहुंचेगा यानी कि आर्द्रता पहुंचेगी। बात आई समझ में कि किस तरीके से वाष्पीकरण होता है, किस तरीके से हवा वाष्पीकृत होती है, वायुमंडल वाष्पीकृत होता है, आर्द्रता की मौजूदगी वायुमंडल में किस तरीके से होती है। क्लियर हो गई बातें? तो ये सारी बातें हमने जान ली आर्द्रता, वाष्पीकरण और संघनन के बारे में। उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अगले सेशन में। और सारे सेशन आपको कहाँ मिलने वाले हैं? क्लास 11th की ज्योग्राफी का जो अपना सिलेबस है वो सारा कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बहुत अच्छे से हर चीज़ पढ़ाई गई है, जैसे कि हर एक चैप्टर को 3-4 पार्ट में कवर किया गया है। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 1 शॉर्ट रिवीजन, सारा कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वहां जाके आप देख सकते हैं और सब कुछ आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। इसके अलावा 3 स्टेट बोर्ड को भी हम कवर करते हैं, जो कि है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज भी हमारे पास उपलब्ध हैं, जो कि है स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएससी और ओलंपियाड। और ये सारे कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन जो है यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आप यहाँ जाके भी हमें फॉलो कर सकते हैं और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को आप जान सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।